नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों, आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो चलिए हम लोग कुछ टिप्स दे देते हैं आपको, जो 12 के बोर्ड एग्ज़ाम चाहे किसी भी स्ट्रीम के हो अचीव करने जा रहे हैं, यानी कि अटेंड करने जा रहे हैं, तो वो 80% यानी कि मैक्सिमम परसेंटेज कैसे लाए। देखिए, परसेंटेज मैटर करता है फॉर योर अपकमिंग कैरियर, जो कि आने वाले टाइम पे आप नीट दे रहे हैं, जेई दे रहे हैं, डिग्री के लिए जा रहे हैं, तो जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं 12 का परसेंटेज मैटर करता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे नेगलेक्ट कर जाते हैं। और अगर एजुकेशन सिस्टम के बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं आप कैसे बोर्ड एग्ज़ाम +2 एग्ज़ाम जो आप दे रहे जा रहे हैं, यानी कि 12 हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं, हर किसी के लिए है जो भी 12 अटेंड करने जा रहे हैं, वो 80% कैसे लाए, हाउ टू अचीव 80% इन +2 बोर्ड एग्ज़ाम, व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी बिहाइंड। सब लोगों को पता है पढ़ना है, सब लोगों को पता है चीज़ें करनी है, सब लोगों को पता है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ कि मैं जो 2 महीने में कैसे 80% अचीव किया था। तो चलिए, ये वीडियो बहुत जो है मज़ेदार होने वाला है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं आपका प्रॉब्लम, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको जो है फेस करना पड़ता है। फर्स्ट थिंग, आप 3 स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे होंगे, या तो आप साइंस में होंगे, या तो आप आर्ट्स में होंगे, या तो आप कॉमर्स में होंगे। तो मुझे बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पता, जितना बहुत थोड़ा थोड़ा पता है मैं ओवरव्यू दे दूंगा, बट मैं साइंस के बारे में पूरी तरीके से एग्जैक्टली बता सकता हूं। और इवन आई हैव बीन ऑलरेडी वर्किंग इन ए कोचिंग सेंटर फॉर 6 years ऑफ लॉन्ग पीरियड, सो मैं इस चीज़ को बता सकता हूं कि कौन से जो है एनजाइटी आपके दिमाग में आती है। बेसिकली जो एनजाइटी आती है कि मैं कैसे इतने सारे सब्जेक्ट को मैनेज करूं, यानी कि 6 सब्जेक्ट मेरे से मैनेज ही नहीं होते। तो मैं फिजिक्स पकड़ता हूं तो केमिस्ट्री छूट जाती है, केमिस्ट्री पकड़ता हूं तो बायोलॉजी छूट जाती है, आईटी छूट जाती है, जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान लगाना है। बेसिकली आप 6 सब्जेक्ट लेके चलते हैं, तो इस एनजाइटी, यानी कि द फर्स्ट थिंग यू नीड टू गेट रीड ऑफ दिस एनजाइटी, तो यहाँ से आपको हटना होगा, तब जाके आप कुछ ज़िंदगी में कर पाएंगे। तो एनजाइटी एक बहुत बड़ी आपके जो है कहते हैं क्या, वो बहुत बड़ी जहर है, जो अगर आपके माइंड में एक बार चला गया तो डेफिनेटली आप सारा टोटल थॉट को पॉइजन करने वाला है। तो इससे आप गेट रीड होने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली यू हैव टू कूल एंड काम। और आपको डेली रोज एक छोटा सा मेडिटेशन, यानी कि 5-10 मिनट का मेडिटेशन करना होगा, या तो आप भ्रामरी कर लीजिए, भस्त्रिका कर लीजिए, कुछ भी करें, बट यू नीड टू कूल एंड काम। आपके माइंड कूल होनी चाहिए, तभी जाके आप जो है, बिकॉज ए कूल माइंड इज ए काम माइंड एंड काम माइंड इज ए प्रोडक्टिव माइंड। ये आपने सुना होगा कोट, कहीं से भी आप लिख लो, जितना आपका माइंड कूल होता जाएगा उतना आपका उपलब्धि बढ़ती जाएगी। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। एंजाइटी एक बहुत बड़ी जहर है, जो आपके माइंड में अगर एक बार चला गया तो डेफिनेटली वो डर पैदा करता है। और बेसिकली आप पढ़े भी होते हो, लेकिन इंस्टीड ऑफ दिस बहुत सारे इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं, तो उनको जो है बहुत सारी चीज़ें करी नहीं जाती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो, योगा डेफिनेटली आप प्रायोरिटी दीजिए। योगा चाहे 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, इतना टाइम आप निकाल सकती है। अभी आप 2 महीने बचाए, अप्रोक्सीमेटली फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 2 महीना, आसपास 2 महीना, मैं 2 महीना भी नहीं बोलूँगा, आसपास 2 महीने बचाया। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी सब्जेक्ट आप टॉपिक कवर कर चुके होंगे, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं देने वाला, आप जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट इस तरीके से करता हूँ। देखिए, फर्स्ट थिंग हम लोग प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे जो है स्टूडेंट ज़्यादातर फंसते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको एंजाइटी से हटना है। एंजाइटी से कैसे हटेंगे मैं बता दिया आपको, योगा करेंगे, या तो भस्त्रिका कर लीजिए, या तो आपको जो है भ्रामरी कर लीजिए, ठीक है, जो आपके माइंड को कूल एंड काम रखते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, बिकॉज दिस इज योर स्टडी टाइम। आप पढ़ाई के अलावा कुछ और चीज़ें नहीं करना, और मैं क्रिएट नहीं करना, मैं सीधे बता दे रहा हूँ। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मैनी स्टफ होता है, जो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हटा दीजिए अपने आप से। और बेसिकली यहाँ से देखिए, यहाँ से सुधर जाइए, और थोड़ा सा 2 महीने अपने आप को दे दीजिए, ऑटोमेटिकली 80% अचीव हो जाएंगे, ठीक है। मैं कैसे, देखिए कैसे बताता हूँ। पहली चीज़ जो आती है, एंजाइटी को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है। उसके बाद अगर ये नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा ध्यान में बैठना, ठीक है, मतलब कुछ नहीं करना, अपने थॉट को देखना, अपने थॉट के जो फिल्म होती है अपने माइंड, ये रहा आपका माइंड, तो
यहाँ पे जो थॉट चलती है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना कि कौन सी तरीके का थॉट आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आप 16 ईयर्स के हैं तो डेफिनेटली आपका जो है माइंड थोड़ा सा विचलित होगा बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। तो यहाँ पे उस चीज़ को अवेयरनेस रहना बहुत ज़रूरी है, और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बच्चे बिगड़ते हैं, तो करियर पे फोकस कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। और डेफिनेटली अब तो कोचिंग सेंटर हो गया है, अब तो जो है आपको गाइडेंस भी मिल जाती है बहुत अलग अलग तरीके से, काउंसलिंग भी करवाया जाता है। बट मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब तक आप प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं करेंगे एंजाइटी के बारे में, डेफिनेटली आप फंसे रहेंगे, और यहाँ पे आपको जो है कोई निकाल नहीं सकता सिवाय खुद के। तो यहाँ पे निकलना सिर्फ एक यानी कि आपका खुद का मर्जी जब तक नहीं होगा आप यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, कोई भी आके बता दे कितना, आप नहीं निकल पाएंगे। तो खुद के ऊपर झांकना थोड़ा सा बनता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ से हट जाइए। अब दूसरा जो चीज़ आती है प्रॉब्लम ज़्यादातर बच्चों में, वो मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, फर्स्ट थिंग होता है तो कुछ सब्जेक्ट को लेकर डर होता है, जैसे कि मैथ्स हो गए, और कई कई को इंग्लिश भी नहीं आते, कई कई को जो है फिजिक्स में फंसते हैं, ज़्यादातर केमिस्ट्री में फंसते हैं, और बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी में फंसते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए एंजाइटी हट गया, अब आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहले पहचानना है। स्ट्रेंथ क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, आपको क्या एग्जाम्स पे नंबर लाना है, दैट इज योर पर्सनल गोल। और आपको यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ कौन से सब्जेक्ट्स है, वीकनेस कौन से सब्जेक्ट्स है, आपको चुनना है। तो स्ट्रेंथ वाले मान लीजिए ज़्यादातर बच्चों का जो रहता है स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट होता है, ज़्यादातर आपका फर्स्ट लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट होता है, हिंदी किसी का होता है, उड़िया किसी का होता है, यानी कि संस्कृत। ठीक है, जो भी है, बांग्ला वगैरह जो भी है, आपका लैंग्वेज में आप स्ट्रॉन्ग है, अप्रॉक्सीमेटली 80, 85, 90 तक आ जाता है, तो आप उसमें कंफर्टेबल है, वो आपका स्ट्रेंथ है। अब दूसरे जो सब्जेक्ट आते हैं, बेसिकली ज़्यादातर लोगों का जो है फ्रॉम बिलोंग टू रूरल एरिया, जो विलेज एरिया से बिलोंग करते जाते हैं, उनका इंग्लिश इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो इंग्लिश के ऊपर थोड़ा सा आप काम करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया आपका लिटरेचर, और दूसरा वाला जो है वो इंग्लिश के ऊपर ज़्यादातर लोगों का स्ट्रेंथ नहीं होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसको लिख लेते हैं, इंग्लिश वीकनेस के तरफ आपको डिफाइन करना है कि स्ट्रेंथ आपका क्या है, वीकनेस आपका क्या है। तो मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट मान लीजिए आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपका किसी का फिजिक्स अच्छा लगता होगा, किसी को केमिस्ट्री अच्छा लगता होगा, किसी को बायोलॉजी पे थोड़ा सा जो है चिढ़ है, उसको नहीं आता है, उसके बाद मैथ्स वगैरह भी नहीं आते हैं। ठीक है, इसको वीकनेस के साइड रखते हैं। अब आपको यहाँ पे ऐसे डिफाइन करना है, मान लीजिए कि आप स्टूडेंट है आर्ट्स के, तो किसी को इकोनॉमिक्स आता है, किसी को हिस्ट्री बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो आपको वीकनेस जो है आपके उसको डिफाइन करना है, जेन्युइनली डिफाइन करना है। यानी कि ऐसे नहीं कि नहीं मेरे को हिस्ट्री आते हैं, ऐसे नहीं है लोगों को दिखाने के लिए, नो, यू हैव टू डिसाइड। मतलब आपको डिसाइड करना है कि कौन से आपके स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट है, कौन से वीकनेस वाले सब्जेक्ट है। मान लीजिए ये तीनों सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ वाले हैं, ये तीनों सब्जेक्ट आपका वीकनेस वाले हैं, तो स्ट्रेंथ के ऊपर थोड़ा सा काम करना है, इसके ऊपर ज़्यादातर ध्यान देना है 2 महीने में। और मेन चीज़ जो आती है, देखिए सब्जेक्ट आपका डिफाइन हो गया, स्ट्रेंथ वीकनेसेस आपका डिफाइन हो गया, अब आता है मेन मुद्दा कि लिखना। ठीक है, अब आप आंसर जानते हो, लेकिन उसको बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम रहता है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट ही नहीं कर पाते। ठीक है, आप इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू ए इंग्लिश बैकग्राउंड में भी आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना पड़ता है। बहुत सारे विलेज एरिया के जो स्टूडेंट होते हैं ज़्यादातर फेमिलियर होते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम होता है कि बेसिकली वो लोग जो है ट्रांसलेट नहीं कर पाते, सब कुछ जानते हैं लेकिन उसको लिखने के टाइम पे उसको लिख नहीं पाते। तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करना है, उसको डर को हटाना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है, और इन चीज़ पे देखिए आपको फोकस ज़्यादातर करना है। मान लीजिए कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, किसी का फिजिक्स स्ट्रेंथ है, तो डेफिनेटली आपको न्यूमेरिकल की तरफ ही फोकस करना है। थ्योरी पार्ट अगर आप पढ़ चुके हो, डेफिनेटली आप न्यूमेरिकल की तरफ चली जाइए। केमिस्ट्री में ज़्यादातर बच्चों का जो है ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आता है, तो ऑर्गेनिक थोड़ा सा वोलेटाइल सब्जेक्ट है, तो ऑर्गेनिक को देख लेना। इनऑर्गेनिक और फिजिकल में इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, तो डेफिनेटली उसमें ज़्यादातर बच्चे काफ़ी अच्छा होते हैं। किसी का केमिस्ट्री नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली केमिस्ट्री को भी थोड़ा सा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इंग्लिश, बायो और मैथ है भाई सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर।
जो मैथ लिया है मान लीजिए कि वो फंस गया है, ठीक है, तो वहाँ से मेरा भी कुछ इस तरीके का हाल हुआ था। तो डेफिनेटली आप कैसे वहाँ से निकल सकते हैं, देखिए मैं आपको सब्जेक्ट बता दिया। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली फॉर एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे कि देखिए आप हम लोग मैथ के बारे में बात कर रहे हैं, रुकिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। आप अगर आर्ट्स स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट ज़्यादातर होते हैं, मैं जो देखा हूँ तो डेफिनेटली आपका लिटरेचर ही होता है, और लिटरेचर रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, उसके बाद जो है स्टैटिस्टिक्स हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट का आईटी वगैरह भी रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसको जो है डिफाइन करना है, तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेंथ वाले पोर्शन को डिफाइन करना है, वीकनेस वाले पोर्शन को डिफाइन करना है। मान लीजिए किसी को इको नहीं आता, इकोनॉमिक्स, किसी को हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, किसी को पॉलिटिकल साइंस मुश्किल लगती है, किसी को जो है ज़्यादातर आपको ये रिलेटेड सब्जेक्ट जितने भी सारे हो गए ये सारे मुश्किल लगते हैं, किसी किसी को लिटरेचर वगैरह स्ट्रेंथ उनका रहता है, ऑप्शनल वगैरह भी रह जाते हैं आपका संस्कृत वगैरह। तो यहाँ पे जितने भी सारे आपका सब्जेक्ट होता है, जितना भी आपका कॉम्बिनेशन बनता है, तो पहले वीकनेस और स्ट्रेंथ को डिफाइन कर लीजिए। डिफाइन करने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब जो प्रॉब्लम साइंस बच्चों में होता है वो होता है मैथ वीक प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का यही मेन प्रॉब्लम रहता है कि डेफिनेटली वो जो है ना ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि मैथ में इंटीग्रेशन, वेक्टर, 3D, उसके बाद बहुत सारे LPP वगैरह जो भी है, जितने भी सारे डिफरेंशिएशन, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता है। तो एक काम करना, देखिए अगर आपको स्क्रैच यानी कि बिल्कुल भी नहीं आता है, थोड़ा बहुत जानते हो आप उसके बारे में, तो डेफिनेटली आप एक नोटबुक लेना, वो अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपीज़ का आपको लग जाएगा, और उसको लेना, एक रॉब वाले पेपर पूरे उसको ख़त्म करना है 1 महीने में, और रोज़ प्रैक्टिस करना है। पहले डिफरेंशिएशन से शुरू करना है जो साइंस बैकग्राउंड से है, उसके बाद इंटीग्रेशन पे जाना है, वेक्टर करना है, LPP करना है, 3D करना है। तो जो भी चीज़ें हैं आपके सब्जेक्ट में वो सारी चीज़ें एक एक करके समझो, एक एक, किसी ट्यूशन नहीं जाना, कोचिंग नहीं जाना, खुद से करना, खुद को समझना है। जो नहीं आता है उसको थोड़ा सा हिंट्स टीचर से समझ लेना है, और उसके बाद जाके टोटल एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे एटलीस्ट आपको याद ही रह जाएगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से निकलता है, ठीक है। अब आपका जो है दूसरा प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे स्टूडेंट मतलब एक टाइप का प्रॉब्लम तो कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ जाता है तो उसके आगे जो है प्रोसीड नहीं कर पाते। तो बेसिकली मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों से आपको डील करने के लिए देखिए आपको अप्रॉक्सीमेटली प्रॉब्लम आपका फेमिलियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादातर जो आप जितने भी एक्सरसाइजेस और ज़्यादातर स्टेट बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर घुमा फिरा के नहीं आता है, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जितने भी टॉपिक रिलेटेड है, यानी कि जितने भी एक्सरसाइज आपने अटेंड किए रहेंगे, तो एक्सरसाइज जितने भी अटेंड किए रहेंगे वो सारी चीज़ों को जो है ना आपको कंफर्म तरीके से पूरा पता होना चाहिए। कि मतलब आपको क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन पेपर पे देख लिए तो आपको याद आ जाना चाहिए कि मैं ये जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, ठीक है। और मैथ है प्रैक्टिस का थिंग, आपको कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना होता है और उसके बाद जो है आप ही का मेहनत है होता है। तो डेफिनेटली आप जाके मैथ में बहुत अच्छा करेंगे और मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, अप्रॉक्सीमेट 9900 तक भी आ जाते हैं, ठीक है। मैथ में कोई आपको ऐसे आपका थ्योरी पोर्शन नहीं है जो आपको मार्क्स जो है डिडक्शन होंगे। तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइजेज जितने भी होते हैं आपको प्रैक्टिस कर लेना है, बारी बारी से पूरे आपको ख़त्म कर लेना है। 1 महीने में पूरे एक्सरसाइजेस आपको पता होनी चाहिए, यानी कि अगर एक प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली आपका उसका आंसर पता होनी चाहिए और आपको लगना चाहिए कि मैं जो है ये रॉब पे प्रैक्टिस किया हूँ। तो ये है आपका मेन प्रॉब्लम, ठीक है। एज इस तरीके से आपको अगर फिजिक्स नहीं आता है, ठीक है, तो फिजिक्स का पहले थ्योरी पोर्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको जो है थोड़ा सा डेरिवेशंस वगैरह नहीं आ रहा है तो छोटा सा एक नोटबुक बनाना और उसमें बारी बारी से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके आपको डेरिवेशंस लिखना है और उसको रोज एक बार पढ़ना है सोते समय, ठीक है। तो आपको डेरिवेशंस वगैरह सब याद रह जाएंगे। कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप जो है कंसेप्ट को समझे, तो डेफिनेटली थोड़ा सा समझ लेना और उसको डेरिवेशंस जो होता है उसको जो है अब छोटा सा नोटबुक बना के उसको रख लेना और उसको डेली यानी कि ऐसे पलटा देना पढ़ने, तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। फिजिक्स का चला गया प्रॉब्लम सॉल्व, मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व। अब आपका आता है केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि फिजिकल वगैरह आ जाता है, जो है इनऑर्गेनिक थोड़ा बहुत आता है, और ऑर्गेनिक पोर्शंस जो होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट वोलाटाइल होता है, यानी कि याद ही नहीं रहता। कैनिजेरो रिएक्शन, आइडोफॉर्म, उसके बाद aldol कंडेंसेशन, बहुत सारे होते हैं जो रिएक्शंस वगैरह, वो सारे याद नहीं रहते हैं। तो उसको याद करने का एक तरीका बनाइए, यानी कि आपको एक छोटा सा नोटबुक बनाइए, उसको सीरियल वाइज लिखिए, यानी कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, उसके बाद आपका कीटोन्स का फॉर्मेशन, जो भी है जितना भी तरीके हैं उसका जो प्रॉपर्टीज़ है उसको पूरे A to Z लिखिए, और उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। रोज एक बार पन्ना पलट देना है कि हाँ ये है कैनिजेरो रिएक्शन, ये है आइडोफॉर्म रिएक्शन, ऐसे ही करके। अब केमिस्ट्री हो गया खत्म, ठीक है। मैं तीनों देखिए आपको सोल्यूशन दे दिया कि आपका जो है मैथ का प्रॉब्लम ये करना है, केमिस्ट्री आपका फिजिक्स का ये करना है, और उसके बाद केमिस्ट्री का ऐसे पढ़ना है। और आपका इनऑर्गेनिक जो पार्ट होता है यानी कि केमिस्ट्री का, तो वो होता है बहुत रैंडम, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, और आपको इतना पकड़ ही नहीं बना पाती हो। तो काफ़ी हद तक अब बहुत सारे टीचर कोशिश भी कर रहे हैं तो बहुत तरीके से समझाने के लिए, तो डेफिनेटली आप लेक्चर्स भी लिए रहेंगे। तो मैं ये एक चीज़ बता देना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जो एवरेज से बिलो है, तो डेफिनेटली वो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलते हैं जो मेन प्रॉब्लम जो होता है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी पे जो प्रॉब्लम आता है, देखिए मैं बता देता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट को बायोलॉजी पे प्रॉब्लम क्यों आता है। बहुत सारे स्टूडेंट को जो है मन में डाउट रहता है कि यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, बायोलॉजी को पढ़ना कैसे है, मेरे को तो ये बायोलॉजिकल टर्म्स याद ही नहीं रहते हैं, सूडोपोडिया क्या है, ठीक है, इस तरीके का। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कम चैप्टर है आपके, रिप्रोडक्शन से लेकर आपका जो है कंजर्वेशंस तक, तो बॉटनी जूलॉजी दोनों मिला करके यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे बायोलॉजी को पढ़ना कैसे है, पहले कंसेप्ट को समझ लेना है, यानी कि आपको ग्राफिकली, जैसे कि हार्ट का स्ट्रक्चर ये हो गया, तो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से रहता है, वेंट्रिकल, लॉरिकल, यहाँ से जाता है एओर्टा, ये वगैरह सब कुछ समझ लेना है, ठीक है। ऐसे जाता है आपको लॉन्ग्स की तरफ। तो इस तरीके से आपको जब समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में जो चीज़ें ऐसे काम करती है, ठीक है। अब जाके आप एक स्टोरी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बायोलॉजिकल टर्म यूज़ करेंगे, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने माइंड पे ग्राफिक बनाइए, और उसके बाद जाके आप जो के चीज़ों को पढ़िए, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। जैसे रिप्रोडक्शन का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके बाद आपका जो है रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, उसके बाद आपका जो भी चैप्टर वगैरह है, सारा चीज़ें आपको कुछ इसी तरीके से पढ़ना है, तब जाके आपको जो है चीज़ें याद रहेंगी। अदरवाइज आप किसी भी तरीके से याद नहीं कर सकते, आप रट्टा लगा के इस सारी चीज़ों को पढ़ नहीं सकते। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने आपको बता दिया मोटा मोटी, देखिए तो आपको किस तरीके से पढ़ना है। अब आता है देखिए इंग्लिश, ये जो बिग प्रॉब्लम आता है। अब मैंने आर्ट्स की बातें, रुकिए इंग्लिश ख़त्म कर लेते हैं फिर बात करेंगे आर्ट्स की। अब आते हैं देखो इंग्लिश के तरफ। अब अगर इंग्लिश की मैं बातें करूँ तो ज़्यादातर आपको फोकस करना है फॉर राइटिंग, आपको ग्रामर पे फोकस करना है, ठीक है। तो ग्रामर पे कैसे फोकस करना है, ग्रामर के हर एक पोर्शन पर जाना है, पैसिव, एक्टिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसेज राइटिंग, जो भी है ऑन सीन पैसेज, तो उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। आपके पास जो है गाइड भी रहता है, उसके बाद जाके आप जो है आपके पास बहुत सारे सैम्पल पेपर भी अवेलेबल करा दिए जाते हैं, तो आप वहाँ से भी जो है ले सकते हैं रेफरेंस, और उसके साथ साथ आप टीचर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कुछ इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। और ऑन सीन पैसेज भी रहते हैं, उसके बाद आपके प्रोज एंड पोएट्री से भी आते हैं ज़्यादातर प्रॉब्लम। अभी तो हालांकि पैटर्न चेंज कर दिया 2025 में, 80 मार्क्स का एग्जाम होंगे, 20 मार्क्स का इंटरनल हो रहा है। तो डेफिनेटली 80 मार्क्स का जो एग्जाम्स होंगे, ज़्यादातर आपका जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपकी ग्रामर से। तो यहाँ पे ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली 10 मार्क्स का वो प्रोज पोएट्री का हो जाएगा। अभी कुछ इस तरीके से पैटर्न जो है आपको रह रहा है, तो मैंने आपको बता भी दिए थे पैटर्न के बारे में। तो अगर हम बातचीत करें तो एक कुछ इस तरीके से जब आपका एग्ज़ाम होने वाला है 80 मार्क्स के, तो इसमें आपको ज़्यादातर फोकस करने वाली बात है आपको ग्रामर की तरफ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पोर्सन जो है आ रहा है ग्रामर से। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो अपडेटेड 20 अगस्त को आया था, आपको यहाँ पे देखिए
जो क्वेश्चन पैटर्न है वो थोड़ा सा स्लाइडली चेंज हो क्या रहा है। देखिए इंग्लिश में आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जिसमें एमसीक्यू, वन लाइनर, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स मिला के टोटल आपको जो है 80 मार्क्स का मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रोज पोएट्री टोटल मिलाकर आपको 15 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपका इंग्लिश ग्रामर से आ रहा है 15 क्वेश्चंस, ठीक है। ग्रुप ए सेक्शन में आपको 30 मार्क्स आ जा रहा है। उसके बाद ग्रुप बी में आपका प्रोज पे आ रहा है डेफिनेटली आपका एमसीक्यू और ज़्यादातर मिला के टोटल आपका यहाँ पे 18-20 मार्क्स का आपका जो है ग्रुप बी में आ जा रहा है। उसके बाद रीडिंग स्किल, ठीक है, रीडिंग स्किल का आपका देखिए 20 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे दिया जा रहा है डिक्शनरी, रेफरेंस स्किल, राइटिंग, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, ऑन सीन पैसेज, वन लाइन आंसर, ऑन सीन पैसेज वोकैबुलरी स्किल, और उसके बाद आपको नोट मेकिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग पे 5 मार्क्स मिल रहा है। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20, ठीक है। तो आपको हो गया टोटल 50 और आपको यहाँ पे 15 30 मार्क्स, तो टोटल आपका 80 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो आपको इस पैटर्न के थ्रू जाना है। देखिए ज़्यादातर ग्रामर पोर्शन से पढ़ रहा है, यानी कि 15 मार्क्स इंग्लिश ग्रामर से आ रहा है, तो यहाँ पे से 15 हो गया, और आपको यहाँ पे 20 मार्क्स ग्रामर से आ रहा है। यहाँ पे अगेन नोट मेकिंग, रिपोर्ट राइटिंग से आपको अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स आ रहा है। तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर ज़्यादातर फोकस करना चाहिए फॉर ओनली इंग्लिश पर्पज। तो ये ज़्यादातर पैटर्न जो है आपको फॉलो किए जाने वाले 2025 में। तो आप अगर ग्रामर के ऊपर काम नहीं करें, देखिए यहाँ पे 15 मार्क्स का आपका जो है प्रोज पोएट्री स्टोरी आ रहा है, और आपको यहाँ पे प्रोज और आपका जो है 40 to 50 वर्ड्स वगैरह और एमसीक्यू मिलाकर टोटल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे टोटल पैटर्न दिख जाएंगे। उड़ीसा का मैं बता रहा हूँ, हालांकि बाकी स्टेट का थोड़ा सा अलग हो सकता है, आई डोंट नो। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो है पैटर्न चेंज हुआ है, और आप डेफिनेटली आप देख सकते हैं उड़िया में भी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। 80 मार्क्स का वही सेम आ रहा है पैटर्न आपको, एमसीक्यू, वन लाइन वन वर्ड, ऐसे कुछ इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आप इस पैटर्न को आई होप फॉलो कर रहे होंगे। तो आप ज़्यादातर ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हो, तो उसको ज़्यादातर फॉलो करना चाहिए। तो उसका अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली फिजिक्स केमिस्ट्री का कुछ इस तरीके से आपको जो है आने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री का भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 20 मार्क्स, यानी कि देखिए यहाँ पे आपको जो है एमसीक्यू 20 मार्क्स के आ रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको जो है 14 मार्क्स की, आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 7 आएंगे। शॉर्ट आंसर टेप 7 आउट ऑफ 12, जो कि आपको अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और आपको 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और लॉन्ग टाइप के आपको 3 आउट ऑफ 5, आपको 5 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे। ईच वैल्यू इज़ 5, जो कि आपको 50 मार्क्स के, यहाँ पे 21 और 14 टोटल मिलाकर आपको कुल मिलाकर 70 मार्क्स हो जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न जो है केमिस्ट्री का भी आने वाला है, और आप यहाँ से देख सकते हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो बन रहे हैं। अब मैथमेटिक्स का भी 80 मार्क्स, कुछ 20 एमसीक्यूज और 6 मार्क्स, 2 मार्क्स वाली 6 तो, 3 मार्क्स वाली 6 तो, 5 मार्क्स वाली 6 तो आपको अटेंड करने हैं। टोटल 80 क्वेश्चंस, यानी कि 80 मार्क्स हो जा रहे हैं। अब मैं अगर बात करूं कंप्यूटर साइंस, उसके बाद जाके आपको डेफिनेटली अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आप अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बॉटनी, जूलॉजी। बॉटनी, यहाँ पे बॉटनी का देखिए 10 मार्क्स के एमसीक्यू आ रहे हैं। उसके बाद 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस, 2.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, और लॉन्ग टाइप के 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पे टोटल मिलाकर कुल मिलाकर 35-50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। और डेफिनेटली आप यहाँ पे हम बारीकी से बात करेंगे कुछ और वीडियोस में, टोटल डिटेल अबाउट आर्ट्स एंड डिटेल अबाउट साइंस। बट ये था स्ट्रैटेजी पढ़ने का, किस तरीके से पढ़ेंगे। तो डेफिनेटली आप जो है कुछ इस तरीके से बायोलॉजी को पढ़ के पैटर्न फॉलो कीजिए, आप जाके डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे 80%, 80 क्या 90 भी अचीव कर लेंगे। अब आता है आर्ट्स। आर्ट्स में थोड़ा सा मैं बातचीत करूँगा। ज़्यादातर जो बच्चों को प्रॉब्लम होता है वो होता है पॉलिटिकल साइंस में, और ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होता है हिस्ट्री में, ठीक है। ज़्यादातर आपको महीना जो किस साल में हुआ था, बिकॉज आप हिस्ट्री को उस तरीके से ही नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज हिस्ट्री पढ़ना एक आर्ट है, और आप इसको कुछ जो
साल होते हैं उसको याद करके पढ़ेंगे वो कभी नहीं होगा। आप इसको इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि मतलब जो इवेंट हुआ था वो क्यों हुआ था, ठीक है। अब जो उसका क्यों का जो वजह जानने के लिए आपके दिमाग में जो असर पड़ा तो एग्जैक्टली आपको याद रहेगा ही रहेगा, यानी कि जो मोमेंट वगैरह हुए थे, उसके बाद नॉन कॉपोरेशन मोमेंट, सारा जो चीज़ें हुई थी हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री का जो वजूद है यानी कि जहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है वो क्यों हुआ था, तो उस चीज़ के ऊपर उस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और उसके साथ साथ आपको ये साल वगैरह भी याद रहेंगे, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का भी वही सेम तरीका है, क्यों जो ये लॉ वगैरह बनाए गए थे क्यों हुआ था, पार्टी सिस्टम्स, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है पढ़ने में आसानी होगी। इसके बाद ज़्यादातर जो बच्चे आईटी मैथ्स, मैंने तो हालांकि बता दिया, कॉमर्स का भी ज़्यादातर कॉमर्स वो स्टूडेंट लेते हैं जो मैथमेटिक्स का शौकीन है, तो डेफिनेटली उन लोगों को तो मैथ आता होगा, अकाउंटेंसी वगैरह पीएमएस जो भी होता है आपका सब्जेक्ट वहाँ पे आप पढ़ लेना। और ज़्यादातर कॉमर्स के बच्चे इतना ज़्यादा एंजाइटी में आई डोंट नो होंगे, बिकॉज बहुत सारी सोच समझ कर लेते हैं, जिनका मैथ बहुत अच्छा हो रहा होता है डेफिनेटली वो लोग जो है कॉमर्स चूज़ करते हैं। तो ये था कुछ टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे डेफिनेटली आपको जो है अपना स्कोर बढ़ाने में। तो यहाँ पे साइंस के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो भी है व्हाट एवर इट में भी, तो यहाँ पे आपको सोच समझ के पढ़ाई करनी चाहिए। 2 महीना अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो डेफिनेटली आपका 80% से अबव तो आ जाएगा, ठीक है। 80% से अबव आ गया, आप अच्छी तरीके से नीट भी दे पाएंगे, ठीक है, CUET भी दे पाएंगे, OUAT भी दे पाएंगे, और JEE भी दे पाएंगे, JEE भी दे पाएंगे, हर किसी एग्ज़ाम जो होता है BMS BHMS जो भी कोर्सेस होते हैं सारा कुछ दे पाएंगे। तो ये मैटर कर जाता है इन 12 आपका परसेंटेज मैटर करता है। तो डेफिनेटली कुछ इस तरीके से पढ़िए ताकि आप लोग को जो है 2 महीना इम्पैक्टफुल रहे और पढ़ाई पे कोई आप गलती ना करें, बिकॉज अभी का महीना जो है आप अभी भी पढ़ाई करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैं अगर बोलूँ तो आपका क्या हो रहा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है डिप्रेशन में होंगे, एंजाइटी में होंगे। तो एंजाइटी को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, यानी कि अपने माइंड के फिल्म को देखना होगा कि मैं क्यों डर रहा हूँ, उसको क्वेश्चंस पूछने होंगे तभी जाकर वो एंजाइटी जाएगी, नहीं तो एंजाइटी ऐसे ही जाती नहीं है। तो मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी और हुआ था इन द सेंस कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप डरिए मत, मेरा भी जो है मैं सोच रहा था कि मैथ में शायद फेल ही हो जाऊंगा, बट मेरा अप्रॉक्सीमेटली 80 मार्क्स आ गए। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आप जो है 80% अचीव कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट एंड रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको जो है बहुत बड़ा चीज़ आपको बताया जा रहा है। वही डिफरेंशिएशन, वही इंटीग्रेशन, वेक्टर, 3D, LPP, वही सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, चीज़ों को समझना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। और आपके पास कुछ चीज़ें है ही नहीं जो बताने के लिए कि कोई रॉकेट साइंस मतलब कोई ट्रिक जो आपको ये सफल होने में हेल्प कर जाए। यही था कुछ चीज़ें जो मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताया, और आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। और अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करना, और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करना, और शेयर कर देना उन लोगों को जो एंजाइटी में घुसे पड़े हैं। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करते रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।